अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, 29 जनवरी 2015 को चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दिया और कल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत जो है वो कर ली। और तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के बाद आज हम पहला इंटरव्यू करेंगे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त निकालने के लिए। मुबारक हो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने पर। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कल जब मेरी आपसे बात हुई थी इस इंटरव्यू के हवाले से, तो मैंने एक चीज कही थी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, अगर आपको याद हो। मैंने आपसे कहा था कि जिनके बहुत गुनाह होते हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आके उनके गुनाह धुल जाते हैं, आपके तो फिर भी बड़े कम गुनाह हैं। बहुत मेहरबानी जी आपकी। असल में मैं तो एक नेक मकसद के तहत पार्टी में शामिल हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो तजर्बा मैंने 40 साल बरतानिया की पॉलिटिक्स में, यूरोप की पॉलिटिक्स में हासिल किया है, उस तजर्बे से सबसे बड़ा जो टास्क है मैं समझता हूँ कि वो तहरीक इंसाफ को एक इंस्टीट्यूशन बनाने का है, जिस पे न सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो फ़ख्र कर सकें, बल्कि बहसीत कौम भी लोग उस पर फ़ख्र करें कि हमने एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऐसा सेट किया है कि जहाँ पर जो लोग हैं अपनी एबिलिटी, काबिलियत, जहानत और हार्ड वर्क के साथ जो हैं वो आगे बढ़ें और पोटेंशियल जो है वो हम खासकर यूथ का पोटेंशियल हम एस्टेब्लिश करें इस पर। लेकिन सरवर साहब, बहुत जल्दी आपने जो है ज्वाइन कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अभी तो हार्डली कुछ 10-12 दिन हुए हैं। तो क्या ये मैच पहले से ही फिक्स था कि आपने इस्तीफा देना है और तहरीक इंसाफ में जाना है? देखिए, मैच तो पाकिस्तान में फिक्स ना भी हो तो कह देते हैं फिक्स है, तो ये तो ट्रेडिशन और कल्चर है पाकिस्तान में। लेकिन यकीनन मैं समझता था बहुत देर से कि तहरीक इंसाफ जो है एक चेंज की बात करती है और एक नई जमात है जो कि इस मुल्क की तकदीर जो है वो बदल सकती है। और लेकिन फिर भी एक मैंने फैसला किया था कि जब तक मैं इमरान खान साहब से ज़ाती तौर पर न मिलूँ और तमाम जो इश्यूज़ हैं, इसलिए कि मैं ज़ातियात पे बिलीव नहीं करता, मैं इश्यूज़ पे बिलीव करता हूँ। मैंने बरतानिया में लेबर पार्टी ज्वाइन इसलिए की थी कि वो गरीबों की बात करती थी, महकूम तबकों की बात करती थी, लोगों में इक्वालिटी लाना चाहती थी। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इमरान से मुलाकात करके मैं, लेकिन इससे पहले कोई इरादा नहीं था जब आप मैं समझ लूँ इस बात को। नहीं, इरादा होना और बात है, फैसला होना और बात है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन फैसला मैंने उस वक्त किया है जब मैंने महसूस किया है कि मैं और इमरान खान तकरीबन तमाम जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, तमाम जो इश्यूज हैं, चाहे वो हेल्थ का है, लोगों को बुनियादी उस पर मैं तफसील से बात करूंगा, हेल्थ का है, हम में हम हांगी पाई जाती है। कोई और पार्टी भी ऑप्शन था? किसी ने अप्रोच किया? पीपल्स पार्टी से खबरें आ रही हैं कि आपको शायद पंजाब का सदर बनाना चाहते थे। एमक्यूएम से आपके बड़े अल्ताफ हुसैन साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, कादरी साहब से, किसी और ने अप्रोच किया था आपको? देखिए जी, तल्लुकात तो मेरे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अच्छे हैं और मैं उन सब का मशकूर हूँ कि जो भी मैं फैसला करूँ वो समझते हैं कि मेरी ये एक ज़ाती सोच है और यही तल्लुकात जो है मैं तमाम जमातों के साथ यकीनी तौर पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑफर कहाँ से आई थी सर, ये बताएं। देखें जी, मुझे जरदारी साहब से भी फ़ोन पे बात हुई थी, अमन महमूद साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, भट्टू साहब जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं वो मेरे दोस्त हैं, तो बेनजीर भुट्टो साहबा मुझे नहीं, तो जरदारी साहब ने ऑफर की थी, ताल्लुकात तो आपके सबके साथ हैं, मैं जानता हूं। ऑफर की थी उन्होंने पीपल्स पार्टी में। बात यह है कि पीपल्स पार्टी में यकीनन अपने अमन महमूद साहब ने और दूसरे दोस्तों ने कहा था कि अगर मैं शामिल हूं तो वो मुझे वेलकम करेंगे। सिराजुल हक साहब अच्छा, वो भी थे, से मेरी बात हुई थी। लेकिन मसला ये है कि मैंने उनसे तो नहीं कहा, लेकिन उनकी जमात का तो मेंबर बनने में 5-7 साल लग जाते हैं। सही। तो आपकी रेपुटेशन ऐसी थी कि तमाम सियासी पार्टी चाहती थी कि आप उनका हिस्सा बने। आज़ादी मार्च, इंकलाब मार्च जब हो रहा था तो उस वक्त आपको भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से आप गए, मुज़ाकरात का आप हिस्सा बने। सर, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि कोई शख्स आपको भेजे कि आप मेरे रिश्ते की बात करें, लड़की का हाथ मांगे, और आप गए और आपने अपने लिए लड़की का हाथ मांग लिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये रिजेम्बलेंस बनती नहीं है। एक तो बात यह है कि मैं शुरू दिन से ये चाहता था कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में दूरियां जो हैं दूर होनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर चुका है, जितने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, तो कन्फ्रंटेशन हम अपने मुल्क में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब पीटीआई ने धरना दिया
तो उस वक़्त मैंने कोशिश की, शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की, जहांगीर तरीन साहब से बात की, अलीम खान साहब से बात की, महमूद रशीद साहब से बात की, कि सब लोग मेरे दोस्त हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि देखें, सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको मुज़ाकरात जो हैं करने चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुज़ाकरात भी शुरू किए। उसके बाद 3 मीटिंग्स मैंने अटेंड की, जिसमें तकरीबन जो बेसिक इश्यूज थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का और जुडिशल कमीशन का, तकरीबन तय पा गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टर्म ऑफ रेफरेंस पे इख्तिलाफ राय होने की वजह से आज तक उस पर तस्वीर नहीं हो सका। कल जहांगीर खान तरीन साहब ने यह फरमाया कि हमने आपको ऑफर की थी, मतलब सरवर साहब को उन्होंने ऑफर की थी कि आप पार्टी के सदर बन जाएं। लेकिन सर, रिपोर्ट इससे पहले यह किया जा रहा था कि जब पीटीआई ने आपको ऑफर की कि आप शामिल हो जाए हमारी पार्टी में, तो आपने मांगा था कि मुझे सदर का ओहदा चाहिए। मैं आपको बताऊं कि यही यहाँ पर एक बड़ा मसला है कि यहाँ जिसका जी चाहता है, जो कहता है वो लिखना शुरू। पहली बात तो ये है कि ये कैसी जमहूरियत है। हम तो इसके लिए फाइट कर रहे हैं कि जो है डिसीजन जो हैं वो मरकूज नहीं होने चाहिए एक हाथ में, डेमोक्रेटिक डिसीजन होना चाहिए। जो प्रेसिडेंट की सीट है जी तहरीक इंसाफ की, वो इलेक्टेड पोस्ट है, सही, वो अपॉइंटमेंट नहीं है। तो उसके लिए एक तरीकाकार है, उसके लिए इनविटेशंस मांगी जाएंगी कि कौन सदारत के लिए खड़ा होना चाहता है, फिर उसके बाद कैंडिडेट की क्लोजिंग डेट होती है, फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिन रवायात को हमें कायम करना चाहिए कि हम प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जिनको हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो मैं पहले दिन ही पार्टी में शामिल होके पहले ही सारा उनके जो रूल्स हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वायलेट कर दूं। तो मैंने उस पार्टी में फिर जिस मकसद के लिए मैं आया हूं कि इंशाल्लाह उस पार्टी को मैं एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूं, एक मजबूत अदारा बनाना चाहता हूं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें जो हैं, ये मैं कोई देखें, सियासत में कोई चीज रूल आउट आप नहीं करते, लेकिन अगर मैं आऊंगा तो वो एक आईनी तरीका है उसको अडॉप्ट जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी एजाज की बात है कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, मेरे ज्वाइनिंग के वक्त वहाँ पर मौजूद थी, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी को ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, जिस तरीके से यूरोप में पार्टियां जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी, जो पहले वाले सदर थे वो तो डायरेक्ट नून लीग से आए थे तहरीक इंसाफ में, जावेद हाशमी साहब, जब उन्होंने छोड़ा तो आपको पता है कि उन्होंने किस किस्म के, वैसे भी ये ओहदा जो है मेरा ख्याल में मैं कोशिश करूंगा कि ना ही लूं ओहदा जो है, और खासतौर पर अगर ओहदे वैसे भी मुझे रात नहीं आती, और खासतौर पर अगर कोई नून लीग के बैकग्राउंड से आ रहा है, आप नून लीग में थे तो नहीं, लेकिन गवर्नर तो उन्होंने आपको बनाया था। उन्होंने पार्ट किया, बिल्कुल। अच्छा, आपका एक बयान अभी मैं देख रहा था, 22 सितंबर का ये बयान था, जब आपसे ये कहा जा रहा था कि आप भी लंदन प्लान का हिस्सा थे। तो उस वक्त आपने एक तो आपने इस चीज को रिजेक्ट किया था कि आप लंदन में आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई, साथ में आपने ये भी कहा था मुझे गवर्नर बनाया है जिन लोगों ने, उनसे मैं बेवफाई नहीं करूंगा। तो अगर आप अब तहरीक इंसाफ में आ गए तो वो तो यही कहेंगे तो बेवफाई है। देखें मेरी बात सुने कि मैंने गवर्नरशिप लेने के 4 महीने बाद मैंने राना सनाउल्लाह साहब से कहा था कि मैं इन हालात में हुकूमत के साथ नहीं चल सकता, मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट है जो 100 डेज़ में डिलीवर नहीं कर सकती, वो 5 साल में भी डिलीवर नहीं करती। तो मैंने उस वक़्त फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की मुझकी हमारी ये बात हुई कि चलो 1 साल जो है पूरा कर लें। 1 साल के बाद मैंने फिर उनसे बात की, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ये थी कि जो हालात जो थे वो ठीक नहीं थे। उस वक्त मेरे जाने से ऐसी सूरत हाल उभर सकती थी, धरने के दौरान मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हो सकती थी, जमहूरियत के लिए भी नुकसान होनी चाहिए थी। तो मैंने नहीं सोचा कि इस मुश्किल वक्त में मैं नून को छोड़ के जाऊं। अब जब हालात स्टेबल हो गए हैं, हालात ठीक हो गए हैं, तो मैंने उस वक्त गुड टाइम पे मैंने नून को, लेकिन 4 महीने बाद ही आप कह रहे हैं कि पहली मर्तबा आपने राना सनाउल्लाह को फैसला सुना दिया था कि मैं नहीं चल सकता साहब। हाँ जी, मैंने कह दिया था जी, और राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात तस्लीम की है, ऑन द रिकॉर्ड है ये। इस पर मैं थोड़ा सा तफसील से भी बात करना चाहूंगा सरवर साहब, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, तहरीक इंसाफ में तमाम लोग जो है वो खुश हैं, खासतौर पर जो उनकी सीनियर क़यादत है? देखें जी, मेरे ख्याल में कोई एक भी डिसेंटिंग वॉइस कहीं से नहीं आई, जो कि मेरे लिए खुशी की बात है
कि जितने भी लोग हैं उन सब ने मेरी जो है पीटीआई में आमद को वेलकम किया है, लोगों ने भी वेलकम किया है। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं जहाज़ में सफ़र कर रहा था, जब मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, लंदन एयरपोर्ट पे था, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि आप फैसला करें कि पीटीआई में जाएं ताकि इस मुल्क में कोई तब्दीली जो है ला सकें। ओवरवेलमिंग जो अफवाहें हो रही है कि शाह महमूद साहब खुश नहीं है, फलाना खुश नहीं है, ये सारी बातें हैं। शाह महमूद साहब सबसे ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, कि ये बातें सारी शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं और पार्टी का एक बहुत बड़ा एसेट हैं और यकीनी तौर पे वो इस पार्टी को और तकवीत जो है वो देना चाहते हैं। सर लेकिन श्री मजारी साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पार्टी की, वो तो खुश नहीं होंगी। नहीं, वो भी खुश हैं, क्यों नहीं? मैं पता नहीं आप ट्विटर पे हैं या नहीं, फॉलो करते हैं कि नहीं। मैं उनके कुछ ट्वीट्स पिछले कुछ चंद माह पहले वो मैं जरूर नहीं चंद देखें, शेयर तो करने थे, फिर जवाब दूंगा मैं आपसे। अच्छा, उन्होंने ट्वीट किया था, ये जो है 23 सितंबर का ट्वीट है। उन्होंने कहा इम्पोर्टेड गवर्नर, नहीं पहले मैं दूसरा वाला पढ़ देता हूँ। इम्पोर्टेड गवर्नर पार्ट ऑफ पीएमएलएन इन नेगोशिएटिंग टीम विद पीटीआई, इज दिस अ बैड जोक? और उस ट्वीट का दूसरा हिस्सा उनका ये था कि क्योंकि आप नून लीग से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है जो एक्सटर्नल इन्वेंशन होगी पाकिस्तान अफेयर्स में वो तो होगी इंपोर्टेड गवर्नर के थ्रू। फिर बाद में भी उनके काफी सारे ट्वीट्स हैं इंपोर्टेड गवर्नर को लेके, तो इसका मतलब वो इतना खुश नहीं थी। देखें, बात यह है कि इंपोर्टेड गवर्नर तो मुझे और भी लोगों ने कहा। देखें, बात यह है कि जब आप नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा बने, वो कह रहे हैं जब मैं गवर्नर बना था तो उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन मैंने अपने जो भी कर सकता था मुल्क के लिए, कौम के लिए, मैंने अपनी पूरी मेहनत की। और मेरे ख्याल में अब इम्पोर्टेड गवर्नर का जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो चुका है। श्री मज़ारी हमारी पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और बहुत बोल्ड खातून हैं और पार्टी में उनकी रिस्पेक्ट है और मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। तो व्यूज तो लोगों को देखें, जमहूरियत, मेरी बात सुने, जमहूरियत यही है, मेरी बात सुने, जमहूरियत यही है कि इख्तलाफ राय जो है उसको सुना भी जाए और उसको बर्दाश्त भी किया जाए। मैं आपको बताता हूं कि वहां पे बरतानिया में, यूरोप की पॉलिटिक्स में भी अपने पार्टी के अंदर बहुत सारी आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात होते हैं, एक दूसरे के बाद नेगेटिव रिमार्क्स जाते हैं, अखबारों में जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो चलता जाता है, इसको आप परेशानी से नहीं लेना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, उम्मीद है अब आपको वो साबिक इंपोर्टेड गवर्नर नहीं कहेंगे। एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से सवाल करेंगे, क्योंकि कल तक हम देख रहे थे बहुत ज्यादा टेंशन थी, बहुत खतरनाक किस्म के बयानात का तबादला हुआ है एमक्यूएम और पीटीआई के दरमियान। लेकिन फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने सॉरी किया और इसके बाद मामला ऐसा लग रहा है कि अब ठंडा होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उसमें सरवर साहब का कोई किरदार था या नहीं था, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम इंटरव्यू कर रहे हैं आज चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से, जिन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। और क्योंकि अब ये गवर्नर नहीं रहे, क्योंकि अब पीएमएलएन के ये मुंतखब गवर्नर नहीं रहे, तो फिर हम इनसे आज खुल के बात कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जवाब भी आज खुल के देंगे। एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान टेंशन हमें कल से कम होती हुई नजर आई। थोड़ी देर पहले ही आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, क्या आपका इसमें किरदार था? नहीं, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, बात यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो ख़ातून के बारे में बात की थी, जो श्री मज़ारी साहबा के बारे में बात की, उस पर माफ़ी मांग ली और श्री मज़ारी ने बड़े खुले दिल का सबूत दिया और कहा कि मैं माफ़ी जो है वो एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी ट्रेडिशन अपनी पॉलिटिक्स में अपने लीडरों में ढालें कि अगर उनसे गलती हो जाए तो वो अपनी इसको ईगो का मसला ना बनाएं, वो माफ़ी मांग लें। तो ये बड़ापन है। ये कल जो है हमने जब देखा था, कल भी और इससे पहले भी इमरान खान साहब ने जो बातें की थी अल्ताफ हुसैन साहब के लिए, उन्होंने तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, डरपोक हैं, लंदन में। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आप मीडिया के लोग जो हैं वो नेगेटिविटी को क्यों हमेशा उछालते हैं? सर खान साहब ने आप देखें, अब बात यह है कि अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो आप पॉजिटिव नोट पे छोड़ें और बात मेरे साथ कोई पॉलिसी की बात करें, कोई इस मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनके हल के पास हमारे पास क्या सोल्यूशन, उस पर बात करें। आप मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि आज 20 मिनट हो गए हैं, आप बस जाती से बात नहीं कर रहे। अहम खबर तो यही है ना इस वक्त कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने अल्ताफ हुसैन साहब से कहा था कि आप बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे, उन्होंने आपसे बड़ी मोहब्बत की। आपने कहा वो क्या जादू है आप में, जो आप बाहर बैठे हुए लोग फिर भी आप पे इतने जान देने के लिए तैयार हैं। तो अब आपके ओपिनियन और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके ओपिनियन डिफरेंट है।
देखें, इत्तेफाक करते हैं आप उनकी बातों से? देखें मेरी बात, आप इन मामलात में मुझे न घसीटें, ना मैं इन मामलात में आने वाला हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि पार्टियों के दरमियान जो तलखी है, हमें कोशिश करनी है कि उन तलखियों को हमने कम करना है, और इस मुल्क में हमने पॉलिटिशियन को इस बात पे लाना है कि आपस में कंसेंसस इश्यूज पे पैदा करें, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और इस मुल्क में आगे बढ़ें। तो मैं ये पूछ रहा हूं कैसे करेंगे? आपके ताल्लुकात इंशाल्लाह हमारे देखें, तो क्यों नहीं करेंगे। मेरी तो ख्वाहिश ये है, मेरी सबसे अव्वलीन ख्वाहिश इस वक्त ये है कि मैं एज ए गवर्नर तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करवा सका, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है और दुआ है अल्लाह ताला से कि जो मामलात हैं इनके आपस में वो हल होने चाहिए, ताकि हम सब मुल्क की तरक्की की तरफ तवज्जो दे सकें और मुल्क के पास जो चैलेंजेस हैं उनको हल करने की तरफ हम फोकस हों। नहीं, उस पर मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं कि इस प्रोग्राम में उस पर बात नहीं होगी, लेकिन ये कुछ अहम सवालात हैं जो लोग जानना चाहेंगे, और खासतौर पर सबसे अहम सवाल तो ये है कि वजह क्या बनी? नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से आपके ताल्लुकात ठीक नहीं थे क्या, इसलिए आपने इस्तीफा दिया? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे ताल्लुकात मियां नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं कभी भी पर्सनल जो है इश्यूज़ पे बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा इश्यूज़ पे बात करूंगा। ये ज़रूर बात है कि मेरे अपने जहन के मुताबिक कुछ चीज़ें हैं जिन पे इश्यूज़ पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हो सकता है। मसलन मैं समझता हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हैं वो मुल्क में तरक्की लाने के लिए और निचली सतह तक पावर देने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। क्या नून लीग या मतलब पीएमएलएन जो है वो नहीं चाहती कि लोकल बॉडी इलेक्शंस हो? लेकिन असल बात यह है कि हुए नहीं है। मैं नहीं ये कहता कि उनकी टेंशन पे मैं नहीं शक करता, लेकिन कई वजूहात उसकी हो सकती हैं। सही। तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होनी चाहिए, एक इशू है। उसमें डीपोलिटिसाइज हमारे जो अपने हैं अदारे, उनको होना चाहिए, खासतौर पर पुलिस का अदारा, पुलिस का जो है। और जो मेरा ज़िंदगी में मेरे नज़दीक इंसाफ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो मैं उस गवर्नर हाउस में बैठ के अगर लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकता, जो कि मेरी रीमिट नहीं है, तो कम अज़ कम मैं अल्लाह के सामने मैंने भी जवाबदेह होना है। तो फिर मैं अगर समझूं कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, यहाँ पे लोग जो हैं दरबदर ठोकरें खा रहे हैं और मैं इतने बड़े गवर्नर हाउस में बैठा रहूं, लेकिन ये तो आपको पता था नहीं, एक सेरेमोनियल पोजीशन है। देखें, ये बात एक बात समझने की कोशिश करें कि सबको पता है कि सेरेमोनियल पोजीशन, मुझे भी पता है सेरेमोनियल, लेकिन वी आल ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जब आप इश्यूज़ पे इत्तफाक नहीं करते और फिर आप उस गवर्नमेंट में रहें, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी ये है कि इस मुल्क में ये कल्चर भी नहीं है कि मैं गवर्नर हूँ और हुकूमत के इश्यूज़ जो हैं उनसे डिसएग्री करूँ। तो ये भी लोग जो हैं, हालांकि मैंने कोई, मेरा नहीं ख्याल किसी भी इंटरव्यू में मैंने कोई बड़ी बात की थी, लेकिन लोग समझ रहे थे कि मैं एज ए गवर्नर अपनी हुकूमत पे तनकीद, क्योंकि आप कह रहे हैं ज़ाती इख्तलाफ नहीं था, लोकल बॉडी पे आपका इख्तलाफ था। और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर इतना बड़ा इख्तलाफ था कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखें, बात ये नहीं है, बात यह है डिलीवरी की। बात यह है कि हम मास्टर्स के लिए इस मुल्क में क्या करते हैं, इन लोगों के लिए डिलीवर क्या करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि इस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलता है, गरीब को और कमज़ोर को? दो बातें और भी आई थी। एक तो जो ओबामा साहब का विजिट था इंडिया का, कहा जा रहा था कि आपने उसको एक डिप्लोमेटिक फेलियर कहा है पाकिस्तान का। इस बात पे कितना बड़ा इख्तलाफ था? क्या आपको कहीं से मैसेज आया था शहबाज शरीफ का या नवाज शरीफ साहब का कि आपको नहीं कहना चाहिए था? दूसरी बात ये भी चल रही थी कि शायद आप खुश नहीं थे कि तमाम जो बड़ी पोजीशंस हैं या जो वसाइल है वो रिश्तेदारों में बांटे जा रहे हैं। देखें, बात यह है कि जहाँ तक ओबामा की विजिट का ताल्लुक है, वो तो मैं अब भी कहता हूँ, और मेरे ख्याल में बरतानिया के सारों अखबारों में भी छपी है ये बात, वेस्टर्न मीडिया में, कि मैंने ओबामा को क्रिटिसाइज़ किया है कि उसको पाकिस्तान को विज़िट करना चाहिए था। हमारे मुल्क ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 55,000 से ज़्यादा लोगों ने शहादत जो है हुई है उनकी, और उसके अलावा $100 बिलियन से ज़्यादा हमारा इकनॉमिक लॉस जो है हमारे मुल्क का हुआ है। तो इन हालात में, और फिर ख़ासकर जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या था दहशतगर्दी, उस पर भी जो डिज़र्व करते थे कि ओबामा साहब यहाँ तशरीफ़ लाते। तो मैंने यकीनन, मुझसे उन्होंने सवाल किया तो यहाँ तक मैंने ओबामा का कहा, उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि ये डिप्लोमेटिक जो है वो भी
फेलियर है। इस पे नवाज शरीफ साहब नाराज थे? नहीं, मैं आपको ये अगर कहूं कि मुझे ना नवाज शरीफ ने, ना शहबाज शरीफ ने, ना शहबाज शरीफ के दफ्तर से, ना नवाज शरीफ साहब से कोई किसी किस्म का एक मैसेज नहीं आया कि वो इस बात से नाराज है। मुझे बताएं, और ये भी बात नहीं थी कि रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है या कोई ऐसा इशू नहीं था आपको? नहीं, ये सारे इशू लोग बनाते फिरते हैं। बात ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, उस पे मैं ज़रूर, मेरे रिजर्वेशंस हैं। क्या हालात इतने ख़राब थे कि अगर आप खुद इस्तीफ़ा नहीं देते तो शायद आपसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता? आप समझते हैं कि 5 साल आपको मुकम्मल करने दिए जाते? देखिए, बात यह है कि इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता कि मुझे मुकम्मल करने दिए जाते या ना दिए जाते, लेकिन ये तो मैं कर सकता था कि अगर मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ मुकम्मल करने हैं तो मैं अपने जो लफ्ज़ है वो केयरफुली चूज़ कर सकता था। तो लेकिन चूँकि मैंने एक और भी मेरे लिए प्रॉब्लम था कि मैंने ट्रेनिंग जो है मेरी एक ऐसे मुल्क में हुई है, एक ऐसी जमहूरियत में हुई है जिसमें आप अपना माइंड स्पीक करते हैं। तो मैंने बरतानिया में भी जितनी पॉलिटिक्स की, वहाँ पर सब मुझे जानते थे कि ये रेबल एमपी है, कंट्रोवर्शियल एमपी है, क्योंकि जिस इश्यूज़ पे जो मैं समझता था वो मैं कह देता था। मैंने पार्लियामेंट में 22 दफ़ा अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दिया, चाहे वो इराक़ की बार हो। सर, वहाँ का और यहाँ का मिजाज बड़ा फ़र्क है, इसलिए इख्तिलाफ को इशूज़ तक रखा जाता है, पर्सनली नहीं लिया जाता। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ पर खामोश रहना भी पॉसिबल नहीं था। अगर खामोश रहना पॉसिबल नहीं था तो फिर जहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने समझा कि बेहतरी यही है कि मैं हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात जो हैं वो पैदा ना करूं और मैं अपने ओहदे से। जिस दिन आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपना इस्तीफ़ा दिया था, कहा यह गया कि आपने एक तो सहाफ़ियों से बात नहीं हुई और उसके बाद ये खबर आई कि आपको राना सनाउल्लाह ने मना किया है कि आप हुकूमत पे तनकीद नहीं करेंगे, शरीफ बरादरान पे तनकीद नहीं करेंगे, इसलिए वो आपने अपनी बात की और आप चले गए। या दुरुस्त है कि उस दिन राना सनाउल्लाह ने आपको कहा था कि आप नहीं जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बुराई करेंगे? देखिए, असल बात यह है कि ये सारी रूमर्स गॉसिप है। राना सनाउल्लाह साहब मेरे पुराने जानने वाले हैं, मेरे अपने शहर से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि मैंने राना समान साहब से मेरी कम्युनिकेशन थी और मैं राना सनाउल्लाह साहब को 4 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद अपने इस्तीफ़ा के बारे में, चूँकि मियाँ साहबान से वो क्लोज़ हैं, वो डिस्कस करता था। और राना सनाउल्लाह साहब जो वहाँ पर आए थे वो प्री प्लान था। उन्होंने 1 बजे मेरे साथ पास आना था, हमारी मीटिंग थी, और उसके बाद हमने शहबाज शरीफ साहब के पास जाना था। तो कतन ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो किसी तरीके से उन्होंने मुझे कोई धमकी दी या उन्होंने कहा कि फ़लाँ तनकीद जो है। मेरा अपना यही था कि मैं बात करूंगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं लूँगा। ये भी अखबारों में कहा गया, टीवी पे, कि शायद उन्होंने मुझे क्वेश्चन आंसर करने से रोका है। तो जो भी मैंने किया वो मेरा अपना फैसला था। एक बात और उनकी तरफ से कतन कोई प्रेशर साहब के राना साहब चाहते थे कि आज 1-2 दिन निकल जाए, इस पर आप तनकीद ना करें, बाद में आपने जो करना है कर लेगा। और अब क्योंकि आप तहरीक इंसाफ में आ गए, अगर आप कोई तनकीद करते हैं तो वो तो ऐसे बतौर अपोजिशन मानी जाएगी। बतौर गवर्नर इस्तीफा देते अगर आप करते शायद वो डैमेजिंग होता नून लीग के लिए। नहीं, डैमेजिंग होता या ना होता ये मेरी नेचर में नहीं है। मैंने कभी भी ये ज़ातियात पे, जिस ओहदे पे मैं रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये एजाज़ जो है दिया, तो ये बड़ी, मैं आपको बताऊं कि ये फ़ैसला इतना आसान नहीं था मेरे लिए, ये बहुत तकलीफ़देह फ़ैसला था। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल वसूख और यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान साहब के धरने ना होते, अगर डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर कादरी साहब का धरना ना होता, तो फिर मैंने 1 साल के बाद अगस्त में रिज़ाइन जो है वो कर देना था। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने ये भी कहा था इस्तीफ़ा देते हुए कि मैं जो हूँ ताल्लुकात अपने ख़राब नहीं करूँगा शरीफ बरादरान से। सर, अब आप जो है अपोजिशन पार्टी में आ चुके हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो आपको पता है कि दोनों के बीच में क्या ताल्लुकात है। तो ये ताल्लुकात मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पर भी अब आपको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इन ताल्लुकात जो हैं ये मेरी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, ये एसेट समझना जाना चाहिए कि मेरे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात हैं। तो किसी वक्त भी जब नेगोशिएशन की ज़रूरत होती है, आपस में डायलॉग की ज़रूरत होती है, तो जो बंदा जिसकी ज़ात सबको एक्सेप्टेबल होती है तो उससे फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जो मुझे वाकई मुझे उस पर हर्ट भी हूँ कि मेरे इन ताल्लुकात को अगर मुस्लिम लीग नून वाले चाहते तो इनको पॉजिटिव इनको इस्तेमाल कर सकते थे। नून के साथ, अपना तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशन करने में, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के साथ और तमाम दूसरी
पॉलिटिकल सियासी जो जमातें हैं उनके साथ। जिस दिन आपने इस्तीफा दिया उस दिन मैं प्रोग्राम मैंने पढ़ा और मैंने देखा भी, हामिद मीर साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जब ये तमाम पॉलिटिशियंस बरतानिया आते थे और बहुत ज़्यादा आते थे तो आप बड़ी खातिर करते थे उनकी, और इस चीज़ के लिए आपको नवाजा गया था गवर्नरशिप देकर। यकीनी तौर पर मेरे तल्कात जो हैं लोगों के साथ जो बने हैं वो चूँकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था बरतानिया में, उसी वजह से बने हैं। वहाँ पर मैं लोगों से मिलता था। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि 2007 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब जब ग्लासगो में तशरीफ़ लाई थी तो उन्होंने भी मुझे दावत दी थी कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आऊँ और अब यहाँ पर एक किरदार जो है अदा करूँ, और मुख्तलिफ जो जॉब्स हैं या मेरे चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस हुए थे। तो ये ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इशू असल में ये है कि इलेक्शन से पहले मैंने जो टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी नून की, तो उसमें मैंने अपना एक रोल जो है अदा किया था। और उसके बाद हमारा अच्छा, इस पर मैं आपसे एक और भी सवाल करना चाहूँगा, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक मैं ले लूँ और इस ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। और जो एक चार्जशीट पेश की थी पंजाब के हवाले से और पूरे पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, उस पर भी हम बात करेंगे सरवर साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के बाद ये इनका पहला इंटरव्यू है। सरवर साहब, क्या ये बात भी दुरुस्त है कि बड़ी आपने फंड रेजिंग भी की थी PMLN के लिए 2013 के इंतखाबात से पहले? नहीं, ये कोई ऐसी बात है, इसमें कोई दुरुस्त नहीं है। लोग तो बेशुमार बातें करते हैं कि जी हमने उनके बिजनेस इंटरेस्ट फलां, लेकिन इनमें कोई हकीकत जो है वो नहीं है, कोई सदाकत नहीं इसमें। जब आपने इस्तीफा दिया तो आपने जो है बहुत सारे ऐसे मसाइल का जिक्र किया जो कि पंजाब में है, और मैं समझता हूँ पंजाब के अलावा भी हैं, दूसरे सूबों में भी, पूरे मुल्क में है, पूरे मुल्क में है। उसमें आपने ये भी कहा कि इस वक्त जो है पंजाब के हवाले से आप जब बात कर रहे थे कि कब्जा माफिया जो है वो गवर्नर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सर सवाल तो फिर ये बनता है कि इस सूबे में तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है और काफ़ी मरतबा रही है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब पे जाती है? जब मैं कब्जा माफिया की बात करता हूँ तो ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात नहीं करता। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलें तो मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि एवरी थर्ड फोर्थ पाकिस्तानी इज़ ए विक्टिम ऑफ कब्जा माफिया। आप वहाँ पर जाएं, उनसे पूछें तो आपको एक ही आवाज़ आएगी। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ ज़्यादा इसलिए है कि वो अब्सेंटी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोकल बेचारे गरीब लोग हैं या बेचारे बेसहारा हैं या जिनके पास ताकत नहीं है उनकी ज़मीनों जायदादों पे कब्जे नहीं होते, वहाँ पर भी होते हैं। जब मुल्क में नाइंसाफ़ी होती है तो फिर जालिम जो है जब जुल्म करता है या कब्ज़ा माफिया जिसकी ज़मीनें खसकाना चाहता है वो ये नहीं देखता कि ये ज़मीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है या पाकिस्तानी। तो ये ऐसे मसाइल हैं जिनको हर कीमत पे हुकूमत को हल जो है वो करना चाहिए। तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है ना, शहबाज शरीफ साहब हैं अगर चीफ मिनिस्टर और आज नहीं पहले भी उनके टर्म्स हो चुके हैं तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपके ख्याल में ये जो है एक सक्सेसिव हुकूमतों नाकामी है हुकूमत की? मैं समझता हूँ कि मुल्क में देखें बात यह है कि ये अपने आप से आप क्वेश्चन करें, क्या इस मुल्क में पुलिस जो है लोगों को इंसाफ फराहम कर रही है? दुनिया भर में जब पुलिस किसी मौके पे पहुंच जाती है तो लोग अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि अब हम सेफ हो गए हैं, जहां हम थाने में जाके उसके सेफ हो गए हैं या जहां वाकया हुआ है वहां पुलिस आ गई है तो फिक्र बात। ये मुल्क वो है जहां पर जो विक्टिम है बेचारे वो पुलिस के पीछे जो हैं वो फील नहीं करते पुलिस की मौजूदगी में कि हम सेफ जो हैं हो गए हैं। तो इन हालात में हमें पुलिस में मेजर रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। जब तक ये रिफॉर्म्स हम नहीं लाएंगे, जब तक हम पुलिस को डीप पॉलिटिसाइज जो है वो नहीं करेंगे, जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे तो बदकिस्मती से ये फरसूदा निज़ाम कोई भी चीफ मिनिस्टर आ जाए और अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल से ये शहबाज शरीफ आ जाए, कल को कोई पीपल्स पार्टी का आ जाए, परसों कोई तहरीक इंसाफ का आ जाए, जब तक इस सिस्टम को हम फरसूदा को ओवरहाल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे मसाइल जो हैं मुल्क के हल नहीं हो सकते। मॉडल टाउन वाकये में क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त भी आप गवर्नर थे, क्या हुआ था और उस पर तो किसी को अकाउंटेबिलिटी तो किसी को अब तक नहीं ठहराया गया सिवाय चंद पुलिस ऑफिसर्स को? जी, उसमें भी मैं समझता हूँ कि एक जो है वो मुनासिब तरीके से एक तहकीक होनी चाहिए
और उसमें जो भी जिम्मेदार हैं, देखें जी कानून सर आप उस पोजीशन में थे, आपकी नजर तो कानून की नजर तमाम चीजों पे में होती है देखें, ना? कानून की नजर में सबको बराबर होना चाहिए, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। जब तक पाकिस्तान में सजा और जजा का निज़ाम कायम, देखें आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि आज जी फलां जगह पर गैंग रेप हो गया, चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया, फलां जगह पे जो क्रिश्चियन कपल है उसको जिंदा जला दिया गया, चीफ मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, फलां जगह पे ये जी अपने जो अपने ईसाई हैं उनके घरों को जला दिया गया, ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है, वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। लेकिन आज तक हमने अखबारों में ये नहीं पढ़ा कि जो लोग उस वाक़या में मुलव्वस थे उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई, उनको 10 साल की सज़ा हो गई। जब हम अखबारों में ये पढ़ना शुरू कर देंगे कि फलां साल पहले वाक़या हुआ था और उन मुल्ज़िमों को इतनी जेल की सज़ा हो गई है, तो उस वक्त निज़ाम हमारा ठीक होगा। जब तक इन लोगों को देखें सज़ाएं नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक ये लोग जुल्म और बर्बरियत करते रहेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5% ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त काबिज हैं, 95% जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं सर, ये तो हर पार्टी का मसला है, ये सिर्फ हुकूमत वक्त का मसला नहीं है। अगर आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो टॉप लीडरशिप है उसमें जागीरदार भी हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप कल खुद जहांगीर खान तरीन साहब के साथ थे, तो वो भी उसी 5% तबके का हिस्सा है। मैं अर्ज करूं, देखें हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसमें अनफॉर्चुनेटली एक बुनियादी खराबी ये है कि एक आम गरीब आदमी का बेटा, किसी किसान की बेटी, किसी टीचर की बेटी, किसी खाकरूब की बेटी या बेटा अपनी एबिलिटी पे, अपनी काबिलियत पे ना इस मुल्क में वो काउंसलर बन सकते हैं, ना वो इस मुल्क में MPA बन सकते हैं, ना MNA बन सकते हैं, इसलिए कि इलेक्शन पे पैसा खर्च होता है। जहां बन सकते हैं कम पैसे से, या मिडिल क्लासेस, गरीब तो वहां भी काउंसलर भी बनना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मिडिल क्लासेस के लोग जो हैं वो कम से कम काउंसलर बनना अफोर्ड कर सकते हैं। और वो नर्सरी हम बनने नहीं दे रहे, वो हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं ताकि मिडिल क्लासेस का भी कोई चांस ही ना हो पॉलिटिक्स में आने का। सिर्फ जो प्रिविलेज क्लासेस हैं वो ही मुल्क में हुकूमत जो है कर सकें। मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं जो हमारा टैलेंट है बच्चों का, बच्चियों का, हमारी बेटियों का, यूथ का, उस टैलेंट को मैं इतना एस्टेब्लिश करूं कि वो टैलेंट इस मुल्क में MNA बन सके, MPA बन सके और इस मुल्क का इक्तदार संभाल सके। अपनी पार्टी से शुरू करना पड़ेगा। हम अपनी पार्टी से शुरू करेंगे और इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट होगा। आपका अगला प्लान क्या होगा? 2 साल के लिए तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, क्योंकि आप गवर्नरशिप से अभी इस्तीफा दिया आपने। ये डिपेंड करता है, देखें इलेक्शन लड़ना जो है वो भी मेरे बस की बात नहीं है, ये इलेक्शन तो पार्टी ने फैसला करना है। सही, अभी तो ये बात बेमैनी है कि अभी भी नेगोशिएशंस के हवाले से जो है मामला अटका हुआ है जुडिशल कमीशन के हवाले से। तो अगर खान साहब फिर सड़कों पे निकलते हैं, फिर धरना देने का फैसला करते हैं, जिसका वो इशारा दे चुके हैं कि अगर मेरी डिमांड्स नहीं पूरी की मैं धरना दूंगा, तो पहले तो आप वो धरना खत्म करवाने गए थे, अब उस धरने का हिस्सा बनेंगे? देखें जी, बात यह है कि जो भी पार्टी फैसला करेगी, जाहिर है कि उस पार्टी के फैसले को मैं पाबंद हूँगा, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश यही होगी और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जिन सब से मैं मिला हूँ, वो सब चाहते हैं कि हम मामलात को सड़कों की बजाय मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी इसी स्पिरिट से जवाब देगी, ताकि ये ऐसे मामलात नहीं हैं जिनको हल ना किया। सर मुखलिस नजर आती है हुकूमत आपको, क्योंकि आप नेगोशिएशन का हिस्सा हैं। मैं आपसे ये कहना मुखलिस नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे जो तकलीफ है वो ये है कि अगर मेरे इख्तियार में होता कि जो इश्यूज इमरान खान साहब कह रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, मुल्क में बायोमेट्रिक सिस्टम चाहिए। अगर वो ये कर जाएं तो हिस्ट्री उनको काइंड लफ्ज़ों से रिमेंबर करेगी। दूसरी बात यह है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान साहब को देखें, मैंने और आपने इलेक्शन लड़ा है, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मैं फेयर एंड स्क्वेयर इलेक्शन नहीं जीता, मैं वोटों की गिनती दोबारा चाहता हूँ, तो मुझे क्या एतराज़ होना चाहिए? मैं कहूँ कि जी 10 बार करें। हुकूमत मुखलिस नजर आई क्योंकि आप नेगोशिएशन का हिस्सा थे। जब आप कुछ इमरान खान साहब की डिमांड्स वहाँ लेके जाते थे, क्या वो मुखलिस थे इस इशू पर? देखें जी, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, मैं किसी की ज़ात के बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को
जुडिशल कमीशन जो है वो बनाना चाहिए ताकि हम इस मुल्क में मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें। आखिरी सवाल मेरा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से होगा, और जितने मसाइल का आपने जिक्र किया है वो मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, तो इमरान खान साहब ने अब तक इस 2 सालों में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, ये उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती रही है, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, जो अगले इलेक्शन होंगे हमारे मुल्क में, उस पे लोगों ने जो जजमेंट देनी है, जो वर्डिक्ट देना है, उन्होंने ये ज़रूर देखना है कि पंजाब की हुकूमत ने क्या डिलीवर किया है, सिंध की हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है, बलूचिस्तान की हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है, और KPK की हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है। तो मुझे ज़्यादा तो नहीं है मेरे नॉलेज में कि हेल्थ इश्यूज़ पे, एजुकेशन इश्यूज़ पे अब तक क्या वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि वहाँ पर पुलिस में बुनियादी तब्दीलियाँ जो हैं वो आई हैं। सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए और आपने तमाम सवालात के जवाब दिए, सिवाय वो अल्ताफ़ हुसैन वाली चीज़ पर आप थोड़ा सा हमें जो है डॉज कर गए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसके फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।